हेलो एस्पिरेंट, नमस्कार। जी स्पायर में आपका स्वागत है। इस प्लेलिस्ट में हम द हिंदू अखबार के संपादकीय का संक्षिप्त और सरल सारांश प्रस्तुत करेंगे। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या समाचारों में रुचि रखते हैं तो यह श्रृंखला आपके लिए उपयोगी होगी। आइए आज के संपादकीय का सारांश देखते हैं। द तीस्ता डैम एंड द लॉन्ग शैडो ऑफ क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन तीस्ता बांध और इसके आसपास के क्षेत्रों पर स्थायी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। यह कहना कि बांध व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य था इसे पुनर्निर्माण करने का एक कमज़ोर कारण है। यह संपादकीय खंड मुख्य रूप से सिक्किम की तीस्ता नदी पर स्थित तीस्ता 3 बांध के पुनर्निर्माण की सिफारिश से संबंधित है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने 27 जनवरी 2025 को इस बांध को फिर से बनाने का प्रस्ताव दिया। अक्टूबर 2023 में दक्षिण लोनाक झील से ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के कारण यह बांध और उसका पनबिजली संयंत्र पूरी तरह नष्ट हो गया था। इस बाढ़ में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई और 80,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। बाढ़ का कारण झील के किनारे की ढलान का खिसकना था, जिससे बड़ी मात्रा में पानी घाटी में फैल गया। ग्लोबल वार्मिंग और काला कार्बन जैसे प्रदूषक हिमालयी ग्लेशियरों की तेज़ी से पिघलते हैं, जिससे झीलों का आकार और संख्या बढ़ रही है। 2011 से 2024 के बीच हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियल झीलें 10.8% बढ़ीं और उनका कुल क्षेत्रफल 33.7% बढ़ गया। इससे नए जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं। विशेषज्ञ समिति ने तीस्ता 3 बांध को फिर से बनाने का सुझाव इसलिए दिया क्योंकि यह परियोजना व्यावसायिक रूप से सफल मानी जा रही थी और बिजली उत्पादन की मशीनरी काफ़ी हद तक सुरक्षित थी। हालांकि पर्यावरणविदों और भूविज्ञान विशेषज्ञों ने इस निर्णय पर सवाल उठाए हैं। यह क्षेत्र भूकंप और भूस्खलन के लिए संवेदनशील है। परियोजना को लेकर पहले भी तकनीकी और आर्थिक अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और राज्य सरकार की 51% हिस्सेदारी सुनिश्चित करने संबंधी नियमों को अनदेखी के आरोप लगे हैं। नया बांध पूरी तरह कंक्रीट का होगा। इसमें 3 गुना अधिक जल निकासी की क्षमता और बाढ़ की पूर्व चेतावनी प्रणाली होगी, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते जोखिम बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल वर्षा आधारित मॉडल पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन, नदी किनारे का कटाव और तलछट का प्रभाव भी जोखिम बढ़ाते हैं। 2023 की बाढ़ में भारी वर्षा का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला था। तीस्ता 3 बांध के पुनर्निर्माण की आर्थिक आवश्यकताओं को देखते हुए यह समझना जरूरी है कि बांध यदि फिर असफल होता है तो उसके नीचे की आबादी को भारी नुकसान हो सकता है। अतः निर्णय लेते समय स्थानीय लोगों की सुरक्षा, संपत्ति और जीवन यापन को प्राथमिकता देनी होगी। पुनर्निर्माण की लागत में जोखिम प्रबंधन और सामाजिक सुरक्षा उपायों को भी शामिल करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जोखिम कम करने और पुनर्वास योजनाओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। दूसरा है डीलिंग विद चाइनास वेपनाइजेशन ऑफ ई सप्लाई चेन। ई आपूर्ति श्रृंखलाओं के चीन के सस्तीकरण से निपटना। भारत के लिए एक बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण महत्वपूर्ण होने के कारण नई दिल्ली को अपने भविष्य को सुरक्षित करने की प्रक्रिया को तेज करना होगा। यह संपादकीय खंड भारत में एप्पल फॉक्सकॉन के मैन्युफैक्चरिंग महत्वाकांक्षाओं पर चीन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से जुड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। जनवरी 2025 में खबर आई कि चीन ने भारत के फॉक्सकॉन के संयंत्रों में काम करने वाले अपने इंजीनियरों और तकनीशियनों की यात्रा पर रोक लगा दी है और पहले से भारत में मौजूद कर्मचारियों को वापस बुलाया जा रहा है। साथ ही चीन ने कुछ महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग उपकरणों के निर्यात पर भी रोक लगा दी है, जिन पर उसका एकाधिकार है। इससे भारत में फॉक्सकॉन की उत्पादन क्षमता प्रभावित हो रही है। चीन इस कदम के जरिए भारत के साथ अपने भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को तेज कर रहा है। चीन नहीं चाहता कि उसके प्रशिक्षित श्रमिकों से भारतीय श्रमिकों की कोई तकनीकी ज्ञान मिले। साथ ही चीन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी मजबूत स्थिति का उपयोग करके भारत को स्मार्टफोन उत्पादन में धीमा करना चाहता है, ताकि उसका वर्चस्व बना रहे। भारत, वियतनाम और मैक्सिको जैसे देश चाइना +1 रणनीति के तहत वैश्विक कंपनियों को आकर्षित कर रहे हैं। भारत ने फॉक्सकॉन एप्पल को तमिलनाडु और कर्नाटका में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे 2023 में आईफोन 15
और 2024 में आईफोन 16 प्रो का उत्पादन भारत में शुरू हुआ। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में 14 अरब डॉलर मूल्य के आईफोन असेंबल किए गए। फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू को 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जिससे कंपनी को की भारत में अहमियत साफ झलकती है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत 2025 के बजट में 8,885 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 2022-23 से 2024-25 तक एप्पल के ठेकेदारों फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को 6,600 करोड़ मिले हैं। मोबाइल फ़ोन के पुर्जों पर आयात शुल्क हटाने से उद्योग को और प्रोत्साहन मिला है। हालांकि चीन के इस कदम से साफ है कि भारत को दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी। फिलहाल भारत को एप्पल और फॉक्सकॉन के जरिए चीन से वार्ता करनी चाहिए। इसके साथ ही भारत को मानव संसाधन, उपकरण और स्थानीय कंपोनेंट उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर देना होगा। देसी ठेका विनिर्माताओं को बढ़ावा देना, औद्योगिक क्लस्टर विकसित करना, श्रमिकों को ऑन साइट प्रशिक्षण और विशेष कौशल कार्यक्रम से प्रशिक्षित करना तथा छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को आर्थिक मजबूती देना आवश्यक है। तभी भारत वास्तव में वैश्विक विनिर्माण शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ये अमेरिका द्वारा पुनर्वास वहाँ अवैधानिक रूप से गए हुए लोगों को वापस करने के पर यह रिपोर्ट बनाई गई है। स्वतंत्रता की भूमि में बेड़ियों में जकड़े हुए, शैकल्ड इन द लैंड्स ऑफ फ्री। 5 फरवरी को अमेरिका ने 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को भारत वापस भेजा, जिनमें 19 महिलाएं और 13 बच्चे शामिल थे। ये प्रवासी हरियाणा, पंजाब और गुजरात के थे। बेहतर जीवन और आर्थिक स्थिरता की तलाश में उन्होंने खतरनाक डंकी रूट अपनाया। इस मार्ग में नदियों, जंगलों और पहाड़ों को पार करना पड़ता है, जहां जान का जोखिम रहता है। प्रवासी परिवारों की दास्तान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ओमी देवी और परमजीत सिंह ने अपनी बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए 1.25 करोड़ का कर्ज लेकर अमेरिका जाने का प्रयास किया, लेकिन मैक्सिको अमेरिका सीमा पर पार करते ही पकड़े गए। हथकड़ियों में जकड़कर सैन्य विमान से भारत को भेजे जाने का अनुभव उनके लिए अत्यंत अपमानजनक और कष्टदायी था। युवाओं की मजबूरी। अंबाला के रॉबिन हैंडा और पंजाब के जसपाल सिंह जैसे युवक बेरोजगारी और बेहतर कमाई की उम्मीद में लाखों रुपए खर्च कर अमेरिका पहुंचे, लेकिन उनकी यात्रा भी अवैध मार्ग और दलालों की धोखाधड़ी की शिकार बन गई। महत्वपूर्ण निष्कर्ष, अंतर्दृष्टि। यह घटना केवल अवैध प्रवासियों की असफल यात्रा की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के ग्रामीण इलाकों में गहराती बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और असुरक्षित भविष्य को उजागर करती है। लोगों के पास कृषि के अलावा सीमित रोजगार विकल्प हैं। जब वे देखते हैं कि गांव के दूसरे लोग विदेश जाकर धनवान बन रहे हैं, नई कारें खरीद रहे हैं, तो उनके भीतर भी विदेश जाने की लालसा पैदा होती है। सपनों की कीमत। यह लेख उस सामाजिक दबाव को सामने लाता है जहां विदेश जाने को सफलता और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। यह मानसिकता युवाओं को जोखिम भरी यात्राओं और कर्ज के जाल में धकेल रही है। यह प्रवासन संकट केवल कानूनी मसला नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत में आर्थिक अवसरों की कमी और सामाजिक अपेक्षाओं का परिणाम है। समाधान की ओर संकेत। जब तक ग्रामीण भारत में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के बेहतर अवसर नहीं पैदा होंगे, तब तक यह सपनों की कीमत गरीब परिवारों को चुकानी पड़ेगी। बेहतर जीवन की तलाश में लोग अपनी जान और जमा पूंजी दांव पर लगाते रहेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही हिंदी में एडिटोरियल सेक्शन का समरी जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।